Assalamualaikum dear students. Today we will discuss second part of Coulomb's law. फर्स्ट पार्ट में पिछले लेक्चर में हमने Coulomb's law की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला बनाया था. आज हम सीखेंगे Coulomb's law में वेक्टर फॉर्म, देन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ मीडियम डिस्कस करेंगे एंड देन रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. वेक्टर फॉर्म में ये दो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी वेक्टर फॉर्म प्रूव्स दैट कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स और कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आइए स्टार्ट करते हैं. वेक्टर फॉर्म में हमें कुछ एक बात जो चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं ये रिकॉल करनी पड़ेगी कि किसी भी वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है, एनी वेक्टर ए with an arrow sign can be written as the product of its magnitude A and its direction, and direction of any vector is represented by a unit vector A cap. This is a standard way to write a vector, the product of its magnitude and its unit vector. यही कॉन्सेप्ट आज हम कूलम फोर्स को एक्सप्रेस करने में यूज़ करेंगे. आइए देखते हैं. ये आपको दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस नज़र आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये रिपेल करेंगे. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. नाउ Q1 जो फोर्स ऑफ रिपल्जन फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज से डिनोटेड बाय F12. दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2. और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज डिनोटेड बाय R12 यूनिट वेक्टर. सिमिलरली अब दूसरा चार्ज भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन इन दिस डायरेक्शन. दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F21 and the unit vector along the direction of this force is represented by R21 unit vector, R21 cap. अब आइए इस वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हम इन दोनों फोर्सेस को एक्सप्रेस करेंगे F12 एंड F21 सेपरेटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल F12 फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड. अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर यानी R12 यूनिट वेक्टर आएगा साथ, R12 यूनिट वेक्टर. सिमिलरली अब अगर मैं सेकेंड फोर्स को लिखूं F21 को, F21 फोर्स अब लिखी जाएगी, मैग्नीट्यूड तो इसका भी वही होगा K Q1 Q2 लिख लो या Q2 Q1 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट इज R21 यूनिट वेक्टर. सो इसका यूनिट वेक्टर साथ आ गया R21 यूनिट वेक्टर. अब इस डायग्राम से हमें नजर आ रहा है कि R12 यूनिट वेक्टर एंड R21 यूनिट वेक्टर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. That is, I can say that R21 unit vector is equal to minus R12 unit vector. यानी अब मैं इस इक्वेशन में R21 की जगह पे माइनस R12 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो देखिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है आपके पास, F21 is equal to K Q1 Q2 over R square. Now R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई माइनस R12. नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस साइन को बाहर लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर. अब अगर आप ये इक्वेशन 1 कह दें इसे और इस इक्वेशन को 2 कह दीजिए, तो 1 इक्वेशन इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, दिस एक्सप्रेशन, एंड F21 which is the force on charge 2 by charge 1, this expression.
बोथ आर सेम, जस्ट ये नेगेटिव साइन का फर्क है। सो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट कंपेयरिंग 1 and 2 we can say that F21 force is equal to minus F12. That is, both forces are equal in magnitude but opposite in direction. यानी दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं that is equal in magnitude but opposite in direction. यहाँ तक हमने वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ मीडियम। ये बात तो डियर स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, अगर उनके दरमियान वैक्यूम मौजूद हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर. This is the formula of magnitude of force between 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance r when vacuum is present between them. लेकिन अब वैक्यूम की बजाय अगर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो चार्जेस के दरमियान आ जाएगा तो अब फ़र्क क्या आएगा इस फोर्स के फॉर्मूला में, आइए ज़रा देखते हैं. फोर्स नाउ वुड बी 1/4 पाई, 4 तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 4 भी वैसे ही आ गया, पाई भी वैसे ही आ गया, लेकिन परमिटिविटी हर मीडियम की डिफरेंट होती है. तो यहाँ अब मीडियम की परमिटिविटी आएगी ई मीडियम और चार्जेस भी वही हैं Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, डिस्टेंस भी वही है, सेपरेशन भी वही है. तो हम ऐसा करते हैं, इस फोर्स को हम F वैक्यूम लिख देते हैं, सबस्क्रिप्ट में VAC फॉर वैक्यूम, और इस फोर्स की सबस्क्रिप्ट में हम MED लिख देते हैं फॉर मीडियम. अब मीडियम आने से एक्चुअली ऑपोजिशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम वन चार्ज टू अदर चार्ज बढ़ जाएगी. ऑपोजिशन बढ़ने का मतलब है फोर्स रिड्यूस हो जाएगी. वैसे भी ये फॉर्मूला हमें बताता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी एंड द वर्ड परमिटिविटी मीन ऑपोजिशन. So when you place a dielectric medium or insulating medium between two charges, force is reduced by a constant factor. अब वो constant factor क्या होगा? मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के मुकाबले में जितने गुना ज़्यादा होगी उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो यहाँ पे हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं. एप्सिलॉन आर से इसे डिनोट किया जाता है. दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्रॉम दिस definition you can write E medium यानी permittivity of medium is given by epsilon naught times epsilon r. अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में मीडियम वाली फोर्स में मैं E मीडियम की जगह पे epsilon naught epsilon r पुट कर सकता हूँ. So I can write the force between two charges when some insulating medium is present between the charges is given by 1/4 pi epsilon naught epsilon r, because the value is E medium is epsilon naught epsilon r, Q1 Q2 over r square. अब अगर आप F वैक्यूम वाली फोर्स और F मीडियम वाली फोर्स देखिए तो इसमें सिर्फ एप्सिलॉन आर फैक्टर रिलेटिव परमिटिविटी के फैक्टर का डिफरेंस है. तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम ये एप्सिलॉन आर वाले फैक्टर को नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और बाकी जो भी इस इक्वेशन में है उसको न्यूमरेटर में लिख लें. सो दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over r square. Now you can see this whole expression is actually F vacuum. तो साबित हुआ F medium is equal to this whole factor becomes F vacuum divided by epsilon r. So we can say that
When we place a dielectric medium between 2 point charges, the Coulomb force is reduced by a constant factor. That constant factor is known as relative permittivity or dielectric constant. अगर इसी dielectric constant की वैल्यू से 10 है तो फोर्स 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी. अगर इसी फैक्टर की वैल्यू 5 है, 5 है, तो ये 5 गुना फोर्स रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज अफेक्ट ऑफ मीडियम. अब हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है. इसको हम एक टेबल में देखते हैं. इस टेबल में डियर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट मटेरियल्स लिस्ट किए गए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट 2 मटेरियल्स और लास्ट वाला मटेरियल लाजमन याद होना चाहिए. वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी. ऑफ कोर्स एक्चुअली हम मीडियम को कंपेयर करें वैक्यूम से. अगर वैक्यूम को वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो उसकी रेशो 1 आएगी. एयर की वैल्यू नियर टू 1 है, लेकिन एग्जैक्टली 1.0006 तकरीबन हम वैक्यूम और एयर तकरीबन सेम कह सकते हैं. एंड हाईएस्ट वैल्यू इन दिस टेबल इज वाटर, डिस्टिल्ड वाटर 78.5. एक वैल्यू यहाँ भी आपके सामने नजर आ रही है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. एक्चुअली होता क्या है, कंडक्टर के अंदर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. जब आप चार्जेस के दरमियान कोई कंडक्टर्स को प्लेस करोगे तो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का फील्ड अपने अंदर पैदा कर लेगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स को रिड्यूस टू जीरो कर देता है. ऑफ कोर्स अगर एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होगा तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था एफ मीडियम का एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, तो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, आंसर क्या हो जाएगा, 0. So by placing a conducting medium between 2 charges, the Coulomb force reduces to 0, or in other words, the dielectric constant of conductors or metal is infinity. So यहाँ तक हमने Coulomb's law finish किया. Next हम Coulomb's law के कुछ MCQs discuss करेंगे. Here is the first MCQ. If the magnitude of both of the point charges is doubled and the distance between them is also doubled, then the force between them will become. Actually, the force between the charges is given by, we already know that F is directly proportional to Q1 Q2 over R square. अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों चार्जेस को डबल किया जा रहा है और डिस्टेंस को भी डबल किया जा रहा है. तो आप दोनों चार्जेस की जगह भी 2 टाइम पुट कर देंगे और डिस्टेंस के वेरिएबल की जगह भी 2 टाइम पुट कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर भी आएगा ऑफ कोर्स. सो इट बिकम्स 4 डिवाइडेड बाय 4. आंसर इज 1 टाइम्स. नाउ 1 टाइम्स मीन देयर इज नो चेंज इन द फोर्स. फोर्स वुड रिमेन सेम, कांस्टेंट. सो रिमेन सेम इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स. You can see the relation of Coulomb's force with the distance between the charges is called. Actually इस particular expression में अगर सिर्फ distance वाला part देख लिया जाए, F is inversely proportional to R square. This part is known as inverse square law with distance. That is, the Coulomb force is inversely proportional to square of distance between the charges. Next MCQ की तरफ चलते हैं dear students. That is the units of relative permittivity. अभी हमने ये बात पढ़ी है कि relative permittivity actually रेशो है मीडियम की permittivity और वैक्यूम की permittivity के दरमियान, और दो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो के कोई यूनिट्स नहीं होते. मोर ओवर हमने ये भी पढ़ा है कि ये फोर्स वैक्यूम एंड फोर्स मीडियम की रेशो भी है, यानी द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट to the force when medium is present. This is also called relative permittivity or dielectric constant. So it has no units. Next question पे चलते हैं जी. The value of permittivity for free space is definitely 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton पर मीटर स्क्वायर. यहाँ इसका यूनिट देखने वाला है, क्योंकि यूनिट चेंज हो गए हैं तो वो राइट ऑप्शन नहीं होगा. यूनिट हम पिछले लेक्चर में याद कर चुके हैं, आपको तरीका भी बताया था. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. डैट इज द 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर. द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी. डियर स्टूडेंट्स, वी नो डैट F12
force or F21 force, both are equal in magnitude but opposite in direction. That is F21 is equal to minus F12. So अगर डायरेक्शन को इन्वॉल्व ना किया जाए, खाली मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12, यानी मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है तो रेशो क्या आएगी? ऑफ कोर्स 1, F21 ओवर F12, दिस वुड बी 1:1. इसका मतलब कि अगर कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि एक चार्ज 10 कूलम का है, एक 5 कूलम का है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा? ऑफ कोर्स दोनों बराबर की फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा या कम कोई नहीं लगाएगा. सो दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन इज 1:1. नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक और MCQ. The force between two charges is 28 Newton. If the paraffin wax of relative permittivity 2.8 is introduced between the charges as medium, then the force reduces to. Actually अभी हमने ये expression पढ़ा है, F medium is given by F vacuum divided by dielectric constant or relative permittivity. Now F vacuum is 28 Newton and relative permittivity given is 2.8. Now this 2.8 को solve करने के लिए ख़त्म करेंगे और ऊपर 10 आ जाएगा. This 28 cancel out. Final answer is 10 Newton. So the force reduces from 28 Newton to 10 Newton, dear students. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्टैटिक चार्जेस. दीज आर टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन दैट कूलम फोर्स is a mutual force or it follows Newton's third law of motion. Since we know that we have already derived this relation that F21 force is equal in magnitude to the force F12 but opposite in direction. So this is what we call Coulomb's force is a mutual force. यहाँ तक हमने Coulomb's law finish किया. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फील्ड्स ऑफ फोर्स के टॉपिक को लेकर चलेंगे.